हाँ बेटा, तो आओ शुरू करते हैं। कल हम लोग ने तीनों मेथड से बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालना सीख लिया था, और एक सवाल जो पहला वाला था उससे हम लोगों ने वैम टेक्निक से ऑप्टिमल सोल्यूशन भी निकाला था। ठीक है, ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालना हर मेथड में सेम प्रक्रिया है। m+n-1 चेक करो, और उसके बाद क्या चेक करो, जो भी हाँ यूवी निकालने के बाद सारे अनअलॉटेड सेल की वैल्यू निकालो, और वो माइनस में ना आ जाए तो ऑप्टिमल सोल्यूशन है। तो अगर माइनस में आ जाए तो जहां मैक्सिमम माइनस आएगा वहां से आपको एक रेक्टेंगल बनाना है। ठीक है, जहां से आप बनाना शुरू करोगे वो कॉलम और बाकी तीनों कोने अलॉटेड सेल में आने चाहिए। ठीक है, जहां से आप माइनस होगा वहां पे होगा प्लस क्वांटिटी, उसके तिरछा में क्वांटिटी होगा, और बाकी दोनों कोनों में क्या होगा, माइनस क्यू। माइनस क्यू वाले जो दो कॉलम होंगे उनमें जो मिनिमम क्वांटिटी होगी उसको हम लोग शिफ्ट कर लेंगे प्लस वाले में। उन दोनों जगह माइनस हो जाएगा, दो जगह माइनस होगा, दो जगह अपना क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर m+n-1 किया और इक्वल टू नहीं आया, बराबर नहीं आएगा नंबर वाला सेल को, तो एक जगह एप्सिलॉन होना पड़ता है। जो दो वैनिस सेल होंगे उसमें जहां हाईएस्ट कॉस्ट होगी वहां पे हम लोग एप्सिलॉन ले लेंगे, और उसके बाद फिर से चेक करेंगे, और फिर अगर माइनस नहीं आया तो वही फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा, जैसा कि कल के सवाल में हुआ था। ठीक है, तो जब भी आप ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया भूल जाओ, कुछ भी याद ना आए, तो आपके पास एक ही हथियार है, ट्रांसपोर्टेशन क्लास 1 खोलें और पूरी क्लास को आराम से देखें, वॉच करें, समझे, और फिर पुनः लगाएं, आराम से लगने लगेंगे सवाल। चलो, उसी सिलसिले में दो चार सवाल और कर लेते हैं, जिससे कल वाली यादें पूरी क्या हो जाए, एकदम अच्छे से ताजा हो जाए, तो फिर आगे के सवाल अपना लगाना रहेगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट ऑफ टू प्लांट, दैट इज क्या, ए और बी। दो प्लांट है हमारे पास, और इनका जो माल बनता है उसको हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं वेयर हाउस में, W1 W2 और W3 वेयर हाउस में। दोनों प्लांट की अपनी कैपेसिटी है 300-500, और वेयर हाउसेस की कैपेसिटी है 1100। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं प्रॉब्लम बैलेंस है या बैलेंस नहीं है। पहली बात आज समझ लो कि अगर पूछा गया है ऑप्टिमल सोल्यूशन और मेथड ना बताए तो आपको कठिन वाला मेथड लगाना पड़ता है क्या, वैम। तो मेथड के बारे में अगर सवाल में जानकारी नहीं लिखी है तो इसका मतलब आपको क्या लगाना है, वैम लगाना है, बिना कुछ कहे। जैसे इस सवाल में कुछ नहीं बोला तो क्या लगाएंगे हम लोग, वैम लगाएंगे। आसान वाला नहीं लगाया जाता, कठिन वाला लगाना पड़ता है एग्जाम में। ठीक है, तो आपको वैम, क्योंकि वैम ही बेटर सोल्यूशन देता है, तो वैम ही यहाँ पे हम लोग को लगाना पड़ता है। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, डमी। तो इधर तो देखो 1100 है ही है, इधर कम पड़ रहा है ना, तो इधर यहाँ 300 की एक डमी आ जाएगी यहाँ पे, डमी। तो डमी इस तरीके से लेनी होती है कि फिर दोनों साइड डिमांड और सप्लाई क्या हो जाए, बराबर। तो यहाँ प्लांट में हम डमी लेंगे, एक हो जाएगा प्लांट ए, एक हो जाएगा प्लांट बी, एक हो जाएगा डमी प्लांट। ठीक है, और डमी प्लांट के अंदर जो अंदर वैल्यू लिखेंगे वो 000 लिखी जाती है। ठीक है, कभी कभी उसकी पेनल्टी कॉस्ट आपको सवाल में दे रखी होगी कि अगर हम प्लांट ए बी में नहीं कुछ आ पाता है तो फिर हम लोग डमी में 5 3 2 ले लेंगे, 10 15 20 ले लेंगे। तो ऐसे में अगर दे रखा होगा तो फिर वही लोगे, और नहीं दे रखा है तो फिर क्या लेंगे, 000, क्योंकि वो डमी है, उसका माल जाएगा थोड़ी ना, केवल प्रॉब्लम को बैलेंस करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, प्रॉब्लम को बैलेंस करने के लिए क्या किया जाता है, बनाया जाता है। बाकी सब कुछ तो एज इट इज रहता है। तो अब इसको हम लोग बनाने जा रहे हैं। कल वाले का सोल्यूशन भेज दिया था, आई थिंक नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। और यहाँ लगने जा रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, W1 W2 W3, प्लांट ए, प्लांट बी, और यहाँ पे आ जाएगा मी वाला प्लांट। यहाँ ले लेंगे अपन लोग क्या, 0 0 0 0।
यहाँ हो जाएगी सप्लाई, यहाँ हो जाएगी डिमांड। डिमांड दे रखी है 300, 300, 500, और ये दे रखा है 300, ये दे रखा है 500। तो ये हो रहा 5 3 8, तो यहाँ 300 लेना पड़ेगा, जिधर इधर भी 1100 हो जाए और इधर भी 1100 तो है ही है। तो मुझे 300 की एक डमी प्लांट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वांटिटी भी आपको अपने आप से निकालनी पड़ती है कि भाई दोनों साइड क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अब इधर भी 1100 हो गया है और इधर भी क्या हो गया है, 1100 हो गया। दोनों साइड बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो एक तो चेक करना होता है प्रॉब्लम बैलेंस है या बैलेंस नहीं है। कल के सवाल में प्रॉब्लम बैलेंस थी, आज के सवाल में प्रॉब्लम बैलेंस नहीं थी। तो ये भी करना सीख लिया कि प्रॉब्लम को हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं। सेकेंड, ये चेक करते हो कि प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है मैक्सिमाइजेशन की है। वैसे ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम कभी कभी ऐसा सवाल बनाएगा कि प्लांट ए का माल प्लांट डब्ल्यू में भेजोगे, उसके बाद बेचेंगे तो 10 रुपए बचेंगे, ऐसा भी सवाल बचा सकता है। तो फिर प्रॉफिट दे रखा होगा तो प्रॉब्लम किसकी हो जाएगी, मैक्सिमाइजेशन की। तो सेकंड स्टेप असाइनमेंट वाला लगता ही लगता है इन सब में भी, कि अगर मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो उसको क्या करेंगे, मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे। और कन्वर्ट करने का तरीका वही होता है जो असाइनमेंट में होता है, कि पूरे मैट्रिक्स में सबसे हाईएस्ट वैल्यू पकड़ो, तो सबको क्या कर दो, माइनस कर दो। उसके बाद की प्रक्रिया जैसे चलती वैसे चलेगी। मतलब दो स्टेप कॉमन है असाइनमेंट से, एक बैलेंस प्रॉब्लम देखने वाली और एक, बस बैलेंस वहां अलग तरीके से देखते थे, रो कॉलम देखते थे, और यहाँ डिमांड सप्लाई का सम देखते हैं, बाकी एज इट इज रहता है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं हम लोग। तो मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ यहाँ निकालनी पड़ेंगे क्या हम लोग को, रो पेनल्टी, और इधर निकालनी पड़ेंगे हम लोग को कॉलम पेनल्टी। ठीक है, तो रो पेनल्टी प्लस इधर कॉलम पेनल्टी हम लोग निकालेंगे। कितनी बार निकालनी पड़ेंगी इसका तो कुछ पता नहीं होता है, निकालना शुरू करोगे जब तक सारी क्वांटिटी खत्म नहीं हो जाएगी तब तक निकालते रहोगे। तो पहले कॉलम में कितना आ जाएगा भैया बताओ, 8 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, और इधर से अगर देखो तो 15, 10 और 18। 0 भी तो है ना, उसको भी तो माइनस करोगे। सबसे छोटा तो 0 है, उससे बड़ा क्या है 18, डिफरेंस कितना है 18। तो इसमें से क्या लेना होता है हमें, हाईएस्ट वाला 18 है। तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे, अलॉटमेंट करेंगे। ठीक है, कितना अलॉट करेंगे, 300, और 300 अलॉट किया, यहाँ पे 200, और ये हो जाएंगे आपके क्या, धीमे से कट जाएंगे। ठीक है, इसके बाद फिर प्रक्रिया दोहराएंगे हम लोग। तो यहाँ आ जाएगा 8 5 डैश, यहाँ आ जाएगा आपका 10 7 और 7। तो अल्टीमेटली ये 10 जीत गया, और अगर ये 10 जीत गया है तो फिर हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे, यहाँ भरेंगे कितना, और ये हो जाएगा 0, ये बचेगा कितना 2। और ये अगर ये कट गया है तो हमारा यहाँ पे ये हो जाएगा खत्म। इसके बाद फिर से प्रक्रिया, यहाँ आएगा आपका 8, यहाँ आ जाएगा हमारा कितना 8 आ जाएगा, नहीं 8, हाँ 17 8 25, ठीक है। यहाँ भी कितना आ जाएगा हमारा 8 ही आ जाएगा, यहाँ डैश हो जाएगा, यहाँ डैश हो गया है, यहाँ 7 आ गया है, और यहाँ 7 आ गया है करके। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें तो हमारा जो मैक्सिमम जा रहा है वो 8 8 जा रहा है। तो देखेंगे कौन कहाँ ले जा रहा है। ये 8 17 पे ले जाएगा, जबकि ये 8 किस पे ले जाएगा, 10 पे। तो जब पेनल्टी टाई हो जाती है तो फिर देखते हैं कि उनके कॉस्ट कहाँ जा रहे हैं।
जहां मिनिमम कॉस्ट जाएगा उसको पकड़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो कहाँ पकड़ेंगे हम लोग? 10 पे पकड़ेंगे, और यहाँ पे भर पाएंगे हम कितना? 200। जैसे यहाँ पे 200 भरोगे ये हो जाएगा 0, ये बचेगा क्या? 100। और ये 0 होने की वजह से ये कट जाएंगे। और जब भी रो वाइज या कॉलम वाइज एक बचे तो फिर बैलेंस क्वांटिटी वहीं भर दोगे, काम खत्म हो जाएगा, फिर पेनल्टी निकली नहीं पाएंगी। तो बचा हुआ 100 यहाँ आ जाएगा, और इसका बचा हुआ 200, ये 300 खत्म हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और सारी चीजें क्या हो भर गई। अब 3 × 3 का मैट्रिक्स था, तो 3 + 3 -1 5 हो गया। और कॉलम कितने भरे हैं यहाँ पे? कितने बॉक्सेस भरे हैं? 5। m+n-1, क्योंकि इसमें ये नहीं बोला है कि आपको सेल निकालना है, इसमें क्या निकालना है? ऑप्टिमल तक पहुंचना है, इनिशियल के बाद आगे भी काम करना है। तो पहले क्या चेक करेंगे हम लोग? m+n-1 = क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ अलॉटेड सेल होना चाहिए। 3 - 1, और अलॉटेड सेल कितने हैं? 5। यानी कि क्या है, ये यहाँ पे डीजेनरेसी नहीं है। तो हम लोग क्या चेक करेंगे? ऑप्टिमलिटी टेस्ट, इसको बोलते हैं डीजेनरेसी टेस्ट। इसको क्या बोलते हैं? डीजेनेरेसी टेस्ट। पहले ये पास करना पड़ता है, और इसके बाद होता है क्या आपका? ऑप्टिमिलिटी टेस्ट। ये सवाल ऑप्टिमल है कि नहीं वो टेस्ट करना पड़ेगा। और वो टेस्ट करने के लिए इसको फिर से बना के इसकी यू एन वी वैल्यू देखनी पड़ती है। तो आओ बना लेते हैं भैया यू वी वैल्यू वाला। प्लांट ए है, बी है, डी फॉर डमी है, W1 है, W2 है, W3 है करके। और वैल्यू थी यहाँ 25, 17, 25, 15, 10, 18, 0, 0, 0, 0, 0। और इसके बाद जो क्वांटिटी हम लोग के यहाँ फिल हुई थी वो 100, 200, 300 और 200, और यहाँ पे आएगी 300। तो ये अपन की क्वांटिटी यहाँ पे हुई थी फिल। इधर आ जाती हैं यू वैल्यू, और इधर आ जाती हैं अपन की क्या? वी वैल्यू। कल नियम कानून समझाए थे, ठीक है। कल कौन नहीं था क्लास में? कोई था? एक को भी तुम नहीं थे, तो जो लोग नहीं थे उनको हो सकता है कम समझ में आए। कल घर जाके अपना क्लास देखेंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है। बाकी जो लोग रहे होंगे उनको अपना समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद यू एंड वी वैल्यू बताया था, जिधर हाईएस्ट होता है उधर देखा जाता है। इधर 2 हैं, 2 हैं, 1 है, 1 है, 2 है, 2 है, तो कई जगह 2 आ रहे हैं, तो किसी एक जगह भी 0 पकड़ लेते हैं, ठीक है। कहीं भी पकड़ लेते हैं, यहाँ 0 पकड़ लिया। इस 0 को पकड़ा पकड़ाई में फिर आराम हो गया अपना। 17 - 0 17 हो जाएगा, 25 - 0 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 0 - 25 माइनस का 25, 10 - 17 माइनस का 7, ठीक है। 15 माइनस माइनस का 7 यानी कि 22, ठीक है। बताया था कि जो अलॉटेड सेल होते हैं इनका जो अंदर करस्पॉन्डिंग वैल्यू लिखी है वो इनके यू और वी वैल्यू का सम आना चाहिए, ठीक है। जो अंदर वैल्यू लिखी है वो क्या होनी चाहिए? इनके यू वैल्यू, ये जो 10 होना चाहिए वो इसका और इसका सम होना चाहिए। ऐसे ये जो होना चाहिए वो इसका और इसका सम होना चाहिए। वैसे जो ये होना चाहिए वो इसका प्लस इसका सम होना चाहिए, ठीक है। तो जो अलॉटेड सेल होते हैं उनमें इस हिसाब से लिखना होता है कि दोनों बाहर वाली वैल्यू जो है उसके वो अंदर वाली वैल्यू के बराबर आ जाए, दोनों बाहर वाली वैल्यू का सम अंदर वाली वैल्यू के बराबर आ जाए। इसके बाद बताया था आपको कि जो अनअलॉटेड सेल होते हैं इनकी वैल्यू आपको निकालनी होती है। इसकी वैल्यू गोले में लिख दी जाती है, इसकी वैल्यू। और इसकी वैल्यू निकालने का तरीका निकाला था कि जो भी इसमें इनसाइड वैल्यू लिखी हैं, जो भी क्या लिखी हैं इनके इनसाइड वैल्यू लिखी हैं, उनमें से इनकी करस्पॉन्डिंग यू और वी वैल्यू को माइनस कर देते हैं, दोनों को एक साथ। तो 25 में से माइनस करना है क्या? 22 और 0 का सम। तो 22 0 का सम कितना हुआ? 22, और 25 में से घटा दोगे तो 3 आएगा। ऐसे यहाँ 25 और -8 का सम 18 होता है, और 18 में से 18 घटा दोगे तो 0 हो जाएगा।
17 और 25, -25 का सम -8 होता है। क्या होता है? सुनो तो, फिर 0 से -8 घटाओगे तो प्लस का 8 आ जाएगा। 0 माइनस -8 ऐसे बनेगा ना, 0 माइनस -8 इज इक्वल टू प्लस का 8। और इसी तरह यहाँ 25 और -25 और 22 का सम करोगे तो माइनस का 3 आएगा। अब 0 में से माइनस करोगे माइनस का 3 तो वो प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्टिमलिटी टेस्ट हो गया है पास। यहाँ कोई भी माइनस में नहीं आया है। इस जो अंदर ये वैल्यू लिखी जाती है ना, मैं इनकी बात कर रहा हूं, 25 की, 17 की, इनको इनको हम लोग CIJ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CIJ। और ये जो गोल में वैल्यू निकालते हैं इसको डेल्टा IJ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल्टा IJ। तो सिंस ऑल डेल्टा IJ, डेल्टा मतलब तिकोना, ट्राइंगल जो होता है, डेल्टा IJ की वैल्यू जो होती है वो क्या है? सारी वैल्यू या तो 0 है या 0 से बड़ी है, कोई निगेटिव नहीं है। हेंस सोल्यूशन इज क्या? ऑप्टिमल। यही बेस्ट सोल्यूशन है। बस टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे, सवाल कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे अब मल्टीप्लाई करके निकाल लो कि टोटल कॉस्ट वही हो जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो 100 इंटू 17 करो, 200 इंटू 25 करो, 300 इंटू 15 करो, 200 इंटू 10 करो और 300 इंटू 0 करो और सम करके बताओ कितना निकल के आया। तेरह हजार दो सौ। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आ गई कितनी? 13,200 रुपए। समझ गए? तो इसमें ऑप्टिमलिटी टेस्ट पास हो गया, इसलिए आपको बड़ा काम नहीं करना पड़ा, रेक्टेंगल नहीं बनाना पड़ा, क्वांटिटी शिफ्ट नहीं करनी पड़ी। वरना प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन के सवालों में जब ऑप्टिमलिटी टेस्ट पास नहीं होता है तो काम बड़ा हो जाता है। ठीक है। बाकी ये देखो हार्डली कितना 5-7 मिनट में सवाल लग गया है अपना, ज्यादा टाइम नहीं लगता। और एक बार ऑप्टिमलिटी टेस्ट आपके दिमाग में बैठ गया, उसका प्रोसीजर आपके दिमाग में याद हो चुका है, सवाल लगाते लगाते एकदम सिस्टम सेट हो गया है, तो ऑप्टिमलिटी टेस्ट वाला भी सवाल होगा तो भी 10 मिनट में लग जाएगा। समझ लो? जैसे जब तक ये याद नहीं होता पूरा कंटेंट इसका कि कैसे कैसे चलती है गाड़ी, कहाँ कहाँ रुकती है, फिर क्या करना होता है ना, तब तक प्रॉब्लम है। एक बार पूरा प्रोसीजर समझ गए, दिमाग में सेट हो गया, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो एक सवाल और लगाते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में पहले ये चेक कर लेते हैं कि भैया प्रॉब्लम बैलेंस है या प्रॉब्लम बैलेंस नहीं है। तो जो ये प्लांट है इनकी कैपेसिटी यहाँ दे रखी है, यानी 80-25, इनका सम करो और इनका सम करो, देखो बराबर आ रहे हैं दोनों की, नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे तो उसका मतलब प्रॉब्लम इनबैलेंस हो गई, बैलेंस करना पड़ेगा। नहीं है बैलेंस, ठीक है। इधर कितना हो रहा है पहले? इधर का ये 220 है, इधर का सम 220 और इधर का 250 है, तो इधर 220 जहां है यहाँ पे एक 30 की डमी लेनी पड़ेगी। XYZ के नीचे क्या हो जाएगा? डिफॉल्ट डमी आ जाएगा, तब इधर भी 250 हो जाएगा, उधर भी 250 हो जाएगा, है ना। तो प्रॉब्लम को क्या करना पड़ेगा? पहले हमें बैलेंस करना पड़ेगा। 5 मिनट का समय दें, खुद से ट्राई करोगे एक बार? बताओ, चलो करो। रफ जैसा कर लेना, उससे कोई दिक्कत नहीं। अभी तो सोल्यूशन निकल पा रहा है कि नहीं निकल पा रहा है, एक बार खुद से ट्राई करो। जो लोग भी कल की क्लास में नहीं थे, कल की क्लास पुनः जाके देखेंगे। पुनः क्या मतलब, पहली बार देखेंगे, कल थे ही कहाँ वो।
हाँ वो हाँ कुछ बताइए। हाँ बेटा हो गया, करो फटाफट।
अब इनका हो रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जिनका नहीं, बिल्कुल हो ही नहीं पा रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, इधर देखेंगे बोर्ड पे। हाँ 920 आ रहा है, लेकिन पहले एप्सिलॉन लेना पड़ा होगा कहीं। हाँ डिजनरेशन टेस्ट पास हो रहा है, पहले वो पास करोगे। पास नहीं हुआ ना? नहीं पास हुआ है। हम्म। जेड में क्या है? अच्छा, यहाँ मैंने गलत लिख दिया। कितनी पेनल्टी आई थी? यहाँ 2 आई होगी ना? इधर अल्टीमेटली 6 जीता। ठीक है, ये 6 यहाँ ले जा रहा है, ये 6 यहाँ भी ले जा रहा है, तो किसी भी एक पे चले जाओगे, क्योंकि दोनों में ही 0-0 है, और दोनों में क्वांटिटी कितनी पुट हो पाएगी? 30 ही पुट हो पाएगी, तो किसी पे कर सकते हो। इसको आर्बिट्रेट बोलते हैं, मतलब अपने मन मर्जी से, मनमाने ढंग से। ठीक है, तो किसी भी अपने हिसाब से यहाँ पे कोई 30 डाल देगा, यहाँ पे 30 डाल देगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो किसी और ने यहाँ लिया होगा, वो कहेगा यहाँ डालो, तो हम कहाँ डालेंगे भाई? तो डीजेनरेसी टेस्ट पास हो गया, तो हो गया है। कहीं पास हो जाएगा, कहीं फेल हो जाएगा, समझ लो। इन्होंने कहा यहाँ ले लिया है तो पास हो गया, लेकिन अगले सवाल में कहो यहाँ फेल हो जाए, यहाँ पास हो जाए, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। आपके पास कोई विकल्प नहीं होता है। आपके पास चॉइस क्या है कि कहीं भी अल्टरनेटिव तरीके से आप ले लोगे। ठीक है, कभी फेल हो जाएगा तो उसका ढंग भी आपको पता है कि कैसे आगे पास करेंगे, और पास हो गया तो पास हो गया, बात खत्म हो गई। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों जगह में यहाँ ले तो पास हो जाए, यहाँ ले तो फेल हो जाए, लेकिन तुमको पहले से क्या पता कि पास होगा कि फेल होगा? तो कहीं एक जगह ले लोगे, हम ले रहे हैं जहाँ फेल होगा जानबूझ के। तो यहाँ पे अपना 30 ले लिया, तो ये हो गया 0, ये हो गया क्या 10, और ये 0 होने की वजह से ये जाएगा कट। फिर रिपीट द प्रोसेस अगेन अगेन एंड अगेन। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 2 1 डैश, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4। अच्छा यहाँ एक आएगा, बढ़िया हमने गलत लिख दिया यहाँ पे। यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा कितना 3, यहाँ आ जाएगा 0 0 और 0। ठीक है, 0 0 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये 3 जीत गया,
और ये 3 आपको इस 4 पे ले जा रहा है, और यहाँ 40 क्वांटिटी अपन लोग सेट करेंगे। ये 40 क्वांटिटी भरने की वजह से ये सारे कॉलम खुतर जाएंगे। कहाँ पे? पेनल्टी में? कौन सी पेनल्टी में? और क्या, दो छोटे वाले लिए जाते हैं, दो सबसे लोअर होते हैं, उनका डिफरेंस, डिफरेंसेस ऑफ टू लोअर कॉस्ट एलिमेंट। इसके बाद भैया फिर से प्रोसेस रिपीट करना है। यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, यहाँ पे आ जाएगा आपका फिर से 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा डैश, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा डैश, 0 0 और 0। तो अल्टीमेटली ये 3 जीता, और ये 3 आपको सिर्फ 3 पे ही ले जा रहा है। और यहाँ भर पाएंगे हम लोग 50, ये हो जाएगा 0, ये बचेगा आपका 30, और ये 50 होने की वजह से, 0 होने की वजह से ये सारे कॉलम धीमे धीमे करके कट जाएंगे। ठीक है, काटा इस तरीके से आता है कि जो आपने लिखा उसके ऊपर कलम ना चले, मतलब एग्जामिनर को दिखाए, वैसे ये काटना होता तो ऐसे काटा जाता है। काटो आप धीमे से तो ऐसे काटो, ऐसे। ठीक है, तो ये सारा कट गया। इसके बाद फिर से रिपीट करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा अपना क्या, 2, यहाँ पे भी 2, डैश डैश, और इधर अगर देखेंगे तो यहाँ आएगा 1 डैश 1 0 3। तो अल्टीमेटली यहाँ 3 जीत गया, और ये 3 आपको इस 3 पे ले जा रहा है, जहाँ आप सिर्फ 30 भर पाओगे। ये हो जाएगा 0, ये बचेगा 50, और इसके बाद ये 0 होने की वजह से ये सब जाएगा कटकुट। इसके बाद एक बार प्रोसेस आपको और रिपीट करना मांगता है, जैसे कि यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा क्या, 2 डैश और डैश, और यहाँ पे अगर देखें तो ये आएगा 1 डैश 1 0 डैश। तो अल्टीमेटली ये 2 जीता, और ये आपको इस 4 पे लेके जा रहा है, जहाँ पे आप मात्र 40 भर पाओगे करके। और ये 40 भरने की वजह से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसके बाद ये बचे हैं, ऐसे ओरली निकाल लेते हैं। इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा क्या, 1, इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 1। ठीक है, ऐसा रफ में इधर लिखे दे रहे हैं समझाने के लिए। भाई इसका 0 हुआ, इसका क्या हो गया 1, इसका निकालोगे इधर 1 आएगा, इसका निकालोगे 0 आएगा। ये 1 तुमको इस 6 पे ले जाएगा, और ये 1 तुम्हें इस 6 पे ले जाएगा। तो कॉलम ये 2 सेलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि 1 ही हाईएस्ट है ना। इस 6 में अगर देखोगे तो भर पाएगी 50 क्वांटिटी, इस 6 में देखोगे तो भर पाएगी, तो पहले ये 50 वाला चुनोगे, दोनों ही अपने आप चुन जाएंगे। देखना जादू ऐसा होगा, जैसे ही 50 चुनोगे ये भी 0 हो जाएगा, अल्टीमेटली ये भी 0 हो जाएगा। तो ये 0 होने की वजह से ये कट जाएगा, ये 0 होने की वजह से ये कट जाएगा। इसके बाद ये बचेगा 10, आप यहाँ चुपचाप फिल कर दोगे। 10 फिल करने की वजह से ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या? अब यहां देखो तो रो कॉलम मिला के 9 हो रहे हैं, -1 करोगे तो 8 होते हैं, जबकि अलॉटेड आए हैं 3 4 5 6 और 7। तो मतलब यहाँ पे क्या हो गई है, डीजेनरेसी एराइज हो गई है। यानी m + n - 1 = आना चाहिए नंबर ऑफ अलॉटेड सेल। ये हैं आपके 5, ये हैं 4, -1 ये होते हैं 8, और नंबर ऑफ अलॉटेड सेल जो है कितने हैं, 7। यानी यहाँ पे क्या हो गई, डी जनरेसी राइज हो गई है। कल आपको पढ़ाया था कि डी जनरेसी में आप कैसे डील करते हो। डी जनरेसी में कल जब डी जनरेसी आई थी तो इम्प्रूवमेंट के बाद आई थी, अगर याद हो तो। और आज डी जनरेसी कब आई है, इम्प्रूवमेंट से पहले। दोनों के नियम कानून अलग अलग है। तो कल वाला आपने देखा था कि इम्प्रूवमेंट के अगर बाद आती है तो उसको कैसे हैंडल करना होता है। जो मोस्ट वैनिश सेल होता है उसकी जो हाईएस्ट क्वांटिटी होती वहां पे आप एप्सिलॉन ले लेते हो, लेकिन अगर इनिशियल सोल्यूशन के दौरान ही क्या आ जाए तो फिर यहां प्रोसेस पढ़ो।
कहाँ इंट्रोड्यूस, बस पूरी लाइन पढ़ने का मतलब नहीं, इंट्रोड्यूस कहाँ करोगे, इंपॉर्टेंट ये है बस। क्या बोला है, लीस्ट कॉस्ट अनऑक्युपाइड इंडिपेंडेंट सेल। देखो कितना खतरनाक लैंग्वेज। पहली बात तो लीस्ट चाहिए, अनऑक्युपाइड वाले पे चाहिए, मतलब अनअलॉटेड वाले पे चाहिए। ठीक है, तो देखिए भैया यहाँ की गाड़ी कहाँ बन रही, बहुत ही ध्यान से। तो पहली बात, अलॉटेंट को छोड़ के बाकी सब में लीस्ट ढूंढोगे, तो लीस्ट यहीं गिराई पड़ेंगे 3 4। लेकिन यहाँ एक और लैंग्वेज बोली गई है, क्या इसका क्या अर्थ निकला इंडिपेंडेंट का, नहीं पता चल पा रहा है। तो खुद की वैल्यू तो सबकी नहीं, ये नहीं बोला कि डमी नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं कि जो डमी नहीं होता वो इंडिपेंडेंट होता है, जो डमी होता है वो डिपेंडेंट होता है। ठीक है, डमी और डिपेंडेंट अलग अलग चीजें। इंडिपेंडेंट का यहाँ पे अर्थ है जहां से लूप ना बन पाए, जहां से लूप ना बन, लूप का मतलब वो चौखंटा जो बनाते हो रेक्टेंगल, उसी को ये लोग क्या कहते हैं, लूप। तो ऐसा पॉइंट जहां से लूप ना बनने पाए उसको इंडिपेंडेंट बोलते हैं। यहां से देखो तो यहां भी कोई लूप नहीं बन सकता, यहां से लूप बन सकता है, ऐसे ही बन नहीं जाएगा। यहां से लूप बनाने का मतलब है कि उस पॉइंट के बाकी तीनों कॉर्नर में क्या हो, अलॉटेड क्वांटिटी हो। तो यहां से देखो लूप बन जा रहा है तो इसको नहीं चुनोगे, यहां से कोई लूप नहीं बन पा रहा है ना, मतलब रेक्टेंगल नहीं ड्राफ्ट हो पा रहा, जहां से रेक्टेंगल ना बने उसको इंडिपेंडेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से रेक्टेंगल बन जाएगा क्योंकि यहां तीनों जगह क्वांटिटी है, यहां से कोई रेक्टेंगल नहीं बनेगा। कैसे बनाओगे बताओ, नहीं जहां से बना रहे हो वहां नहीं देखते, बाकी तीनों जगह अलॉटेड होना चाहिए। है तो ये और ये यहां से बनाएंगे तो ऐसे बन नहीं जाएगा, जहां से बनाना शुरू करो वहां नहीं देखेंगे, बाकी तीनों जगह अलॉटेड होना चाहिए। तो यहां से रेक्टेंगल ड्राफ्ट हो जाएगा, लेकिन यहां और यहां और यहां से रेक्टेंगल ड्राफ्ट नहीं होगा। तो यहां 3 ऐसे आपको सेल मिल रहे हैं जो मिनिमम भी हैं, अनअलॉटेड भी हैं और इंडिपेंडेंट भी। मतलब यहाँ पे आपके पास 3 चॉइस मिल रही है, तो इन तीनों में किसी एक जगह एप्सिलॉन ले लो, इन तीनों में किसी एक जगह एप्सिलॉन ले लोगे। ठीक है, चालाकी अगर करना चाहते हो तो वो जगह एप्सिलॉन लेना जहां पे पहले टाई हो रहा था, यहाँ पे याद है, वहां लोगे तो ऑप्टिमलिटी टेस्ट फटाफट पास हो जाएगा, वहां नहीं लोगे तो ऑप्टिमलिटी टेस्ट फेल होने के चांसेस अकर हो जाएंगे। तो अगर कहीं पहले टाई हुआ है तो जिसको आप छोड़े थे वहीं एप्सिलॉन ले लेना, तो ज्यादा सही रहता है। तो एप्सिलॉन कहाँ ले रहे हैं, वैसे लेने को अपनी मन मर्जी से आप यहाँ यहाँ या यहाँ इन तीनों में से कहीं जगह ले सकते थे, लेकिन ये वाला एप्सिलॉन लेना ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, क्योंकि एक कॉलम आप छोड़ के आए थे आर्बिट्रेरी मैनर से, यहाँ लिया था यहाँ छोड़े थे, तो यहीं पे वो क्वांटिटी आती हुई दिखेगी बाद में अगर एप्सिलॉन नहीं लेंगे तो उससे अच्छा क्या है हम लोग यहीं पे एप्सिलॉन ले, और आपका मन करे यहाँ लेने का यहाँ ले सकते हो, आपका मन करेगा यहाँ लेने का यहाँ ले सकते हो। यहाँ पे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिमलिटी टेस्ट जल्दी पास होने के चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ले लिया एप्सिलॉन, जिससे हमारा क्या हो गया है, डीजेनरेसी पास हो गई है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कर लिया है, पुट एप्सिलॉन इन लीस्ट अनएलोकेटेड या अनऑक्युपाइड इंडिपेंडेंट सेल। ठीक है, जो क्या था हमारा इंडिपेंडेंट सेल, यहां क्या है, डमी सी है ना, डमी और सी। तो हम लोगों ने डमी सी के अंदर उसको अनएलोकेट सेल को ना एप्सिलॉन एलोकेट कर दिया। ये एलोकेट करने के बाद अपना वही यू एंड वी वैल्यू निकालेंगे, ऑप्टिमलिटी टेस्ट चेक करेंगे, और पास हो गया तो ये आंसर लिख देंगे, और फेल हो गया तो लूप बनाओ, मतलब रेक्टेंगल बनाओ, प्लस माइनस करो, तो वो भी करके देखना पड़ेगा। तो आओ करके देखते हैं भैया ये क्या पिक्चर बन के आ रही है हमारी। तो पहले एज इट इज को छापना पड़ेगा जैसा है पिक्चर में। ठीक है,
जैसा है वैसे छापना पड़ेगा हम लोग को। तो ये है हमारा ए बी सी डी और ई, यहाँ है एक्स वाई जेड और डी फॉर डमी। तो जो पहले सोल्यूशन निकला उसको इनिशियल बेसिक सोल्यूशन बोलते हैं, और ऑप्टिमलिटी टेस्ट चेक करने के बाद जो सोल्यूशन निकलता है उसको ऑप्टिमल या फाइनल सोल्यूशन कहा जाता है। इसमें वैल्यू कुछ ऐसी थी 5 8 6 6 3 4 7 7 6 6 8 4 6 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0। यहाँ पे क्वांटिटी 50 आई थी, यहाँ पे 30 आई थी, यहाँ पे 40 आई थी, यहाँ पे 10 आई थी, यहाँ पे 40 आई थी, यहाँ पे 50 आई थी, यहाँ पे 30 आई थी, और यहाँ पे एप्सिलॉन यानी कि वेरी स्मॉल क्वांटिटी जो 0 के बराबर होती है वो आई थी। इसके बाद निकालेंगे U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4 V5। जिधर भी ज्यादा सेल में अलॉटमेंट होता है वहां पे क्या लिया जाता है? 0। कहाँ पे? अच्छा, एक और कॉलम छूट गया क्या मुझसे? कोई बात नहीं, सही कर देते हैं भाई। U2 U3 U, ठीक है। तो कहीं भी 3 कॉलम में नहीं आ पा रहा है, 3 रो या कॉलम में 2 ही में ही आ पा रहा है, तो किसी एक में रैंडमली आप ले सकते हो 0। यहाँ 0 ले लिया तो 6 माइनस 0 यहाँ 6 हो जाएगा, 3 माइनस 0 यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 माइनस 3 यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 0 माइनस 6 यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 6, 0 माइनस माइनस का 6 यहाँ आ जाएगा प्लस का 6, 6 माइनस 6 यहाँ पे आ जाएगा क्या? 0, ठीक है। इसके बाद 4 माइनस 0 माइनस का 4, 0 माइनस 4 4 माइनस 0 4, 0 माइनस 4 हमने गलती से बोल दिया था, यहाँ पे भी 4 होगा, बिल्कुल सही बात है। 4 माइनस 0 यानी कि 4। अंदर वाले से बाहर वाले को घटाना पड़ता है तो दूसरा बाहर वाला निकल के आ जाएगा। इसके बाद अपने को निकालना है अनअलॉटेड सेल की वैल्यू, और इसमें अंदर वाली वैल्यू बाहर की दोनों वैल्यू को धीमे धीमे करके क्या करेंगे? माइनस करेंगे हम लोग। तो 4 0 4, 5 में से घटाओगे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2 हुआ, प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 होगा, अल्टीमेटली प्लस का 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, माइनस का 3 हुआ, प्लस का 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ फटाफट सारी हम लोगों ने अंदर वाली वैल्यू में से मतलब सी आई जे से दोनों यू और वी वैल्यू का सम करके माइनस कर दिया। तो एक गोले में जो वैल्यू आती है इसको डेल्टा आई जे की वैल्यू बोलते हैं, और कोई भी डेल्टा आई जे की वैल्यू क्या हो गई है? माइनस में नहीं आई है, यानी सिंस ऑल डेल्टा आई जे की वैल्यू क्या है? 0 या उससे बड़ी है, हेंस सोल्यूशन इज ऑप्टिमल। हेंस सोल्यूशन इज क्या? ऑप्टिमल, ठीक है। तो बस टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके। एप्सिलॉन का कोई मतलब नहीं होता तो उसको नहीं मल्टीप्लाई करना है, बाकी जहां क्वांटिटी अप्लाई करी उनको दोनों को गुणा करके उनका सम कर लेना है। तो ऐसा करने पे 920 रुपए की प्राप्ति हो रही है। तो इस हिसाब से हम लोग इतनी इतनी क्वांटिटी डालेंगे और टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 920 रुपए आ जाएगी। समझ गए? तो फिर ठीक है, तो कहीं डीएनएससी पास हो जाएगा, कहीं फेल हो जाएगा। तो जब ये मन माने ढंग से होता तो उसका कोई अल्टरनेट नहीं होता कि कोई फॉर्मूला बता दिया गया हो उसको कर दें तो जल्दी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत जल्दी भी हो जाएगा और फंस भी जाए, समझ लो। समझ गए बेटा? चलो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे चौथा सवाल लगा लिया है। और हाँ बेटा,
पहले हाईएस्ट पेनल्टी जिस सेल की वजह से निकली उस सेल में जाओगे आप, मतलब उसके सामने जो मिनिमम वाला सेल होता है। जैसे यहाँ देखो तो हाईएस्ट आया था कितना, 6 आया था, ये 6 आपको यहाँ ले जा रहा था, ये 6 भी आपको यहाँ ले जा रहा था, दोनों में 0 0 है। कहीं एक जगह मान लो 0 होता, एक जगह 2 होता, तो हम 0 वाले पे चले जाते। समझ रहे हो, मतलब नियम ये है, पहले आप हाईएस्ट पेनल्टी देखते हो, ठीक है, और मान लो हाईएस्ट पेनल्टी भी 2 जगह हो, तब तो हो सकता है। जैसे हाईएस्ट पेनल्टी यहाँ क्या थी, 2 जगह थी, तो फिर हम लोग दोनों हाईएस्ट पेनल्टी वाले के लोवेस्ट कॉस्ट ढूंढते हैं, लोवेस्ट सेल ढूंढते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ 6 आया, तो फिर उसका कौन सा सेल है, उसका कौन सा सेल है, और बाय डिफॉल्ट उनमें भी टाई हो जाए तो फिर उनमें देखते हैं कि अलॉटेड क्वांटिटी कितनी आ पाएगी, कितनी क्वांटिटी आप अलॉट करोगे, ठीक है। उनमें क्या देखते हैं हम लोग कि कहाँ मैक्सिमम अलॉटेड क्वांटिटी आप आ रही है, कहाँ ज्यादा क्वांटिटी अलॉट कर सकते हो, और कभी उसमें भी टाई हो जाए तो फिर दोनों में से कोई ले लेना। वो भी कर सकते हो, लेकिन वो बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा, समझ रहे हो। तो टेक्निकली वो किताब वाले भी नहीं करते, किताब वाले देखो क्या लिखे, देखो यहाँ क्या लिखा है, आर्बिट्रेटली का मतलब होता है मन माने, इनकी हिंदी होती है मन माने ढंग से, समझ रहे हो, इसकी हिंदी क्या होती है, मन माने ढंग से, मतलब अपने मन से किसी भी ले जगह ले लो, समझ रहे हो। क्योंकि अगर 3 3 0 आ गए और तुम तीनों का बना के फिर चेक करोगे तो कितना सुबह शाम हो जाएगा, बताएगा एक ही सवाल में 3 घंटा व्यतीत कर दिया वहां। तो फिर किताब वाले जैसे करते हैं कि मन माने ढंग से कहीं भी ले लेते हैं, तुम भी मन माने ढंग से कहीं भी ले लो। डमी ये है, 4 डमी डमी बनी हम लोग की, 5 डमी बनी, ये सब ये डमीन तो हैं। इसको डमी ए बोला जाएगा, इसको डमी बी बोला जाएगा, इसको डमी सी बोला जाएगा, डमी डी है, डमी ई है, समझ लो? सेल का नाम होता है ना, इसको पुकारना हो तो क्या पुकारें, इसको ऐसे डमी नहीं कहते, डमी ए वाली डमी, बी वाली डमी, ऐसे समझ गए बेटा। चलो एक सवाल और करते हैं और मजा आएगा। ये सवाल है, इसमें थोड़ा ज्यादा कंटेंट लिखा हुआ है और करने में मजा आएगा। चलो एक बार बेटा सवाल पढ़ो तो आपके लिए भी थोड़ा ठीक रहेगा और हमारे लिए बताना भी ठीक रहेगा। ऊपर तो पैराग्राफ है लिखा फालतू का, समझ लो, कि 3 प्लांट हैं और ड्राई सेल बनाते हैं और फलाना फलाना ढमकाना, अल्टीमेटली यहीं पे हैं चीजें, यहीं से देख के पता चल जाएगा। तो 3 प्लांट है, प्लांट 1 2 3, इनकी कैपेसिटी दे रखी है, और इनमें अगर बनाते हो कोई सामान तो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आएगी वो भी दे रखा है। इसके बाद इन तीनों प्लांटों से सामान आप कहाँ भेज सकते हो, सेल्स ऑफिसेस में, और वहां सेल्स ऑफिस में भेजने का क्या दे रखा है, ये शिपिंग कॉस्ट दे रखी है। फिर इन तीनों चारों रीजन की डिमांड लिखी हुई है, और इन तीनों चारों रीजन में क्या लिखा है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस खर्चा सब दे रखा है, तो कॉमन सेंस है कि प्रॉफिट तक पहले पहुंचो। तो यहां जो होगा वो क्या करना होगा हमें, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, यानी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। अभी तक के जो 2 3 4 सवाल लगाए वो कैसी थे, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम थी, यहाँ पे क्या आ गया, मैक्सिमाइजेशन। किसको मैक्सिमाइज करना है, तो पहले प्रॉफिट निकालो, तो क्या ऐसे ही मैक्सिमाइज कर दोगे, पहले क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कैसे निकल रहा है, आओ समझाने की कोशिश करते हैं, तभी बन पाएगा इसका हिसाब किताब। तो एक तरफ ले लोगे प्लांट, पहली बात तो ये देख लो कि भैया बराबर है कि नहीं, समझ लो, पहले क्या चेक करेंगे कि बराबर है या बराबर नहीं है, समझ लो।
तो इनका सम करो और इनका सम करो। पचास का गैप है तो वो बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। 50 का गैप है तो क्या करना पड़ेगा, उसको बराबर करना पड़ेगा। लेकिन पहले प्रॉफिट निकाल के लिख लो, फिर बराबरी कर लो, ठीक है। डमी किधर लेना होगा उसका आइडिया लग गया होगा आपको। बताओ, प्लांट में नीचे डमी लेंगे या सेल्स रीजन में डमी लेनी पड़ेगी हमें? प्लांट में, प्लांट का सम कितना आ रहा है? 475, और इसका 400, इसका 425 आ रहा है ना, तो सिटी में डमी लेनी पड़ेगी। गलत क्या है बता रहे हो भाई? प्लांट का सम तो इतना हो ही रहा है, सिटीज का समय कम हो रहा है ना, तो एक सिटी लेनी पड़ेगी डमी। गलत बताया तेरे को, बताओ भला क्या बताया जाए, समझ लो। जिसका सम कम होता है वो डमी में आएगा ना, प्लांट में तो ज्यादा हो रहा है, रीजन में कम हो रहा है, तो एक फर्जी रीजन बनाना पड़ेगा, डमी रीजन पिक्चर में आएगा। चलो इधर देखो भाई, तो ये भी नोट कर लेना, ये नियम कानून है प्रायोरिटी का, किसको आप पहले, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, रूल ऑफ प्रायोरिटी, कैसे आप प्रायोरिटी सेलेक्ट करते हो, किसको पहले लेना है किसको बाद में लेना मांगता है। चलो नजरे बोर्ड पे रखो, सवाल कराने जा रहे हैं, बहुत ही मस्त सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5, प्लांट 1 2 3, प्लांट 1, प्लांट 2, प्लांट 3। 1 2 3 4 5 6, और यहाँ लिखे जाएंगे रीजन, और रीजन कुछ इस तरीके से हम लोग के पास यहाँ पे नॉर्दर्न रीजन, साउथर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, सी सी कैपिटल सिटी, और डी फॉर डमी सिटी, ठीक है। इनकी वैल्यू, अब यहाँ मुझे प्रॉफिट्स लिखने, क्या लिखने हैं, अंदर जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, प्रॉफिट। तो यहाँ ऊपर लिख दिया मैट्रिक्स शोइंग क्या, प्रॉफिट पर यूनिट। इसके अंदर जो लिखेंगे वो पैसा क्या रहेगा, प्रॉफिट वाला पैसा रहेगा। तो बहुत ही दिमाग लगा के निकालना पड़ेगा। तो एक एक का पकड़ लो। मान लो नॉर्दर्न रीजन का पकड़े तो सेलिंग प्राइस कितना है, 30 रुपए। अभी मैं देखो इसका निकालो, नॉर्दर्न रीजन प्लांट 1 का निकालना हो, नॉर्दर्न रीजन किसका निकालना हो, तो नॉर्दर्न रीजन का सामान बेचोगे 30 में बिकेगा, और प्लांट 1 में प्रोडक्शन कॉस्ट 20 की आएगी, और प्लांट 1 के नॉर्दर्न रीजन में शिपिंग कॉस्ट 1 की आएगी। तो 30 में से 20 घटाओगे 10, 10 में से 1 घटाओगे 9, तो यहाँ प्रॉफिट आएगा 9 रुपए का। फिर नॉर्दर्न रीजन के प्लांट 2 का देख लो, इसी समय चाहे ऐसे ऐसे खेल लो और चाहे ऐसे ऐसे खेल लो, जैसे मन करे, तो नीचे नीचे खेलना है। तो नॉर्दर्न रीजन में सेलिंग प्राइस फिर से 30 उठाओगे, प्लांट नंबर 2 में प्रोडक्शन कॉस्ट 22 की आएगी, 30 में से 22 घटाओगे 8, और नॉर्दर्न रॉन के प्लांट 2 में शिपिंग कॉस्ट 9 की आएगी, उस 8 में से 9 माइनस कर दोगे तो माइनस का बन आ जाएगा। फिर नॉर्दर्न रीजन प्लांट 3, नॉर्दर्न रीजन प्रोडक्शन कॉस्ट प्लांट 3 की कितनी है 18, शिपिंग कॉस्ट कितनी है 4, 18 4 22, 30 में से घटाओगे 8 निकल के आएगा। समझ गए? चलो आगे, एसआर के तीनों बताओ क्या क्या निकलेंगे।
32 में से 20 और एक 21 घटा दोगे 11। ठीक है, चलो यहां लिख देते हैं, इकट्ठा उठा के वहां लिख देंगे। यहाँ पे 3 आएगा, 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इनका बताओ वेस्टर्न वालों का। 6, 1, 10, 5, 9, लास्ट वाले में 18, 7, 25, 7। ठीक है, तो 11, 3, 9, 11, 3, 9, 6, 5, 5, 1, 9, 1 और 10, 14, 4। तुम कहोगे यहां क्या लिखेंगे, डमी वाले में काहे का प्रॉफिट होगा। ठीक है, डमी प्रॉफिट क्या रहेगा, 0, 0, 0, 0, 0, 0। लेकिन ये क्या है, प्रॉफिट वाले मैट्रिक्स है, मतलब मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, पहले लॉस वाले मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसको चाहे मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम बोलो, चाहे क्या बोलो, लॉस मैट्रिक्स। ठीक है, तो इनको पहले मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें, लॉस वाले मैट्रिक्स में, तब सवाल का शुभारंभ होगा। प्लांट 1, प्लांट 2, प्लांट 3, नॉर्दर्न रीजन, साउथर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, सीसी और डी फॉर डमी रीजन। ठीक है, और इनकी जो वैल्यूज थी उनको हम चेंज करके लिखेंगे। तो पूरे मैट्रिक्स में सबसे हाईएस्ट कहाँ है, 14। 14 से सबको घटा घटा के लिखना, 5, 3, 8, 9, 9, 14। 14 में से एक घटाओगे माइनस का तो 15 हो जाएगा, 3 घटाओगे 11, 13, 5, 10, 0, 4, 5 और 6। ठीक है, तो ये पिक्चर बन के आ पाएगी। इसके बाद वही भैया क्या, पेनल्टी सेनल्टी, समझ लो। अब इनकी वैल्यू तो लिख लो पहले। प्लांट में था 150, 200, 125, 150, 200, 125। और इसमें थे 80, 100, 75, 45, 80, 100, 75, 45, 125 और उसमें बचा खुचा। इनका सम करो कितना हो, 50 आ रहा था, तो 50 हो जाएगा, जिससे दोनों साइड कितना हो रहा है अब, 450। ठीक है, तो इस बार इधर जगह नहीं बची तो इधर बना लेंगे, हमें क्या है, इधर बना लेंगे पेनल्टी सेनल्टी। यहाँ पेनल्टी सेनल्टी निकाली जाएंगी कई बार, बार बार, और उसके बाद अपना कुछ निर्णय लिया जाएगा इस पे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखोगे कितना आ जाएगा, तो इधर से इधर चल रहे, ध्यान रहे यही नहीं लिख रहे, पहले पहले इधर वाला लिखा, नजदीक वाला, फिर 6, 4, इधर
तो सबसे हाईएस्ट आया है 6 पे, जो ले जा रहा तुम्हें कहाँ, 5 पे, इसको पकड़ लो। और इसमें आप भर पाओगे 45, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 155। ये 0 होने की वजह से कुछ ये बॉक्सेस, हाँ तो वो कहाँ ले जा रहा है, 0 पे तो ले जा रहा है तुमको। अच्छा 5 पे मैंने गलती से यहाँ लिख दिया है, नहीं ठीक है सही है, लो, हाँ हाँ लो पे ही देखते हो। ये जो रूल है प्रायोरिटी वाला, जब टाई होगा तब प्रायोरिटी रूल में घुसोगे, जब टाई नहीं हो रहा है तो जहां 0 पे ले जा रहा है वहां ले जाओगे। ठीक है, टारगेट क्या है अपना, सबसे मिनिमम लॉस को मिनिमाइज करना, लॉस है ना ये, कम से कम ले जाओगे। हाँ बेटा, ये 6 को अपन लोगों ने पकड़ लिया, और जहां उसके सामने मिनिमम बॉक्स दिखेगा उसमें आप अलॉटमेंट ठूस दोगे। इसके बाद फिर से प्रोसेस रिपीट करोगे। हाँ यहाँ कितना आ रहा है, 2, फिर से 2 आएगा, 1 आएगा, और अल्टी में ये 4 जीत गया सबसे हाईएस्ट। और यहाँ आप फुल कर पाओगे 75, और ये 75 फुल करने की वजह से ये सारे बॉक्सेस कट जाएंगे करके। जिधर बॉक्स नहीं कटते उधर की वैल्यू कॉपी पेस्ट हो जाएंगी, कुछ कटा ही नहीं तो फिर कुछ वही रहेंगे जो रखे। जिधर की बॉक्स कटते उनका दोबारा फिर से रिकैलकुलेट करना पड़ता है। तो 2, 1, तो अल्टीमेटली यहाँ 2 जीत रहा है, लेकिन 3 जगह 2 आया है। ये 2 आपको 3 पे ले जाएगा, ये 2 आपको 11 पे ले जाएगा, ये 2 आपको कहाँ ले जाएगा, तो 3 वाला जीत गया अल्टीमेटली। तो जब कॉस्ट पे टाई हो जाती है तो लोवेस्ट कॉस्ट सेल देखते हैं, उस पे अपना क्वांटिटी भरते हैं। यही भी प्रायोरिटी रूल में लिखवाया था आपको। ठीक है, प्रायोरिटी रूल मैटर्स, प्रायोरिटी में ध्यान रखना पड़ेगा आपको। फिर से रिकैलकुलेट करेंगे। यहाँ 4 आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, ये 4 5 पे ले जाएगा, ये 4 6 पे ले जाएगा, तो 5 वाला 4 जीत गया। और यहाँ 50 क्वांटिटी ठूस दोगे, और वो 50 क्वांटिटी की वजह से ये और ये बॉक्सेस धीमे से कट हो जाएंगे करके। फिर प्रोसेस रिपीट करेंगे। आपकी इधर बॉक्सेस कटे हैं तो ये कॉपी पेस्ट हो जाएंगे, यहाँ के एक 4 आएगा, यहाँ रिकैलकुलेट करनी पड़ेगी। 9 आ रहा है, डैश डैश डैश, 3 और 0 आ रहा है, तो अल्टीमेटली ये 9 जीत गया। और यहाँ पे आप 30 क्वांटिटी अपनी भरवा दोगे करके। ये 30 भरने की वजह से यहाँ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब 2 ही बचे हैं तो ऐसे दिमाग लगा कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 4 आएगा, 3 आएगा, यहाँ 0 आएगा, तो अल्टीमेटली ये 4 वाला जीतेगा। पे आ जाओ और यहाँ धीमे से क्वांटिटी आप फिल कर दो। तो कितनी भर पा रही है, 20। जैसे 20 हो गया तो ये हो जाएगा क्या, कट जाएगा। इसके बाद रो या कॉलम वाइज जब एक ही रो या कॉलम बचे तो बैलेंस क्वांटिटी वहां फिल कर देते हैं। ठीक है, तो ये 105 यहाँ आ जाएगा, ये 50 बचा हुआ यहाँ आ जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, और 155 भरने की वजह से ये भी क्या हो जाएगा, 0। जब भी एक रो या एक कॉलम बचेगा तो बची कुची क्वांटिटी वहीं पे ठूस दोगे, अपने आप सब बैलेंस हो जाता है। अब यहाँ देखें तो 6 और 3 9 माइनस 1 8, 2 8, मतलब जी प्लस पास हो जा रहा है। तो m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू होना चाहिए क्या, नंबर ऑफ अलॉटेड सेल्स। तो 6 प्लस 3 माइनस 1 8 इज इक्वल टू 8, यानी डिजनरेसी टेस्ट पास हो गया है। अब हम लोग क्या चेक करेंगे, ऑप्टिमिलिटी टेस्ट, वो टेस्ट पास करना मांगता है। 1 2 3 4 5 और 6।
नामकरण आराम से लिखते रहना घर में, सीधा हम कामकरण लिखते हैं। ठीक है, ये अपना क्या हो गया यहाँ पे, एज इट इज जैसा था वैसा लिख दिया है। अब ये क्वांटिटी भरनी पड़ेंगी। पचास, 100, 45, 105, 50, 45, 105 और 50, और लास्ट में है 30, 75, 20, 30, 75 और 20, 30, 75 और 20। ठीक है भैया, 2, 3, 3 और बाकी मतलब तीन ही जगह वाला जीतेगा। U1, U2, U3, V1, V2, V3, V4, V5 और V6। एक जगह 0 ले लेते हैं। यहाँ आ जाएगा कितना, 5, 13 और 14। 10 में से 13 घटाओगे माइनस का 3 आएगा। 4 में से माइनस करोगे माइनस का 3 तो 7 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अपना और कहाँ का हिसाब किताब बनेगा। V1 में 6 आ जाएगा। कहाँ से, 6 कहाँ से आ गया। अच्छा V1 की बात करो, ठीक है। तो 6 में से घटाएंगे माइनस माइनस का 3 तो ये 9 आ जाएगा। 5 में से 9 घटाओगे माइनस का 4 हो जाएगा। और 3 में से माइनस करोगे माइनस का 4 तो यहाँ 7 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली एक 0 लेने की वजह से सारे कॉलम अपने भर जाते हैं, धीमे धीमे करके इधर उधर देखते रखते हैं, भर जाते हैं। इसके बाद भैया इन डेल्टा IJ की वैल्यू, मतलब ये हरे हरे गोलों की वैल्यू दी जाएगी। निकालें तो 7 और माइनस 4 3 हुआ, मतलब देखेंगे तो 5 आएगा। 5 और 4 1 हुआ, देखेंगे तो 8 आएगा। 13 और माइनस 4 9, 9 में से 9 घटाओगे 0 हो जाएगा। ये हो गया 10, घटाओगे 4 आएगा। ये हो गया तुम्हारा 14 माइनस 3 11, मतलब 3 आ जाएगा। 5 माइनस 2 प्लस का 2, ठीक है, प्लस का क्या है, ये इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। 5 और माइनस 3 जोड़ोगे तो क्या आएगा, प्लस का 2। और 0 में से जब 2 घटाओगे माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ 7, माइनस करोगे 6 आ जाएगा। ये हुआ 7, माइनस करोगे 4 आ जाएगा। ये हुआ 9, माइनस करोगे 6 आ जाएगा। ये हुआ 4, माइनस करोगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ आ चुका है माइनस। एक बार और माइनस वाले क्वेश्चन को लगाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है तुम लोगों को, और यहाँ से लूप बनाने की कोशिश करेंगे, और ये लूप यहीं घूम जाएगा और कहीं बन नहीं पा रहा, दिमाग चाहे जितना लगा दो। समझ लो, एक ही लूप फॉर्म हो पा रहा है, कौन सा, क्योंकि यहां से जब आप बनाना शुरू करोगे तो बाकी तीन क्वांटिटी क्या चाहिए, माइनस अलॉटेड वाली चाहिए। तो लूप जो बन पा रहा है वो बेटा ये लूप बन पा रहा है। जहां से होता है वहां से क्या करते हो, माइनस क्यू, और यहाँ क्या करते हो, प्लस का क्यू। जैसे कल किया था, अगर याद हो तो, और या भूल गए हो तो कल की वीडियो दोबारा देख लेना। फिर माइनस क्यू वाले की क्या करते हैं, क्वांटिटी ढूंढते हैं। ठीक है, तो माइनस क्यू में कितनी क्वांटिटी है, यहाँ 105 है, और यहाँ कितनी है, कुछ है ही नहीं। समझ रहे हो, तो शिफ्टिंग हो नहीं पाएगी इसमें, क्योंकि इन दोनों का मिनिमम लेते हैं ना।
इन दोनों का क्या लेते हैं? नहीं, यहाँ हमने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है भाई। हाँ, यही तो गड़बड़ हो रहा है। जहां पे माइनस होता है वहां क्वांटिटी हम लोग प्लस करते हैं भाई, यही तो गड़बड़ हो रहा था अभी। ठीक है, अब ये माइनस क्यू का लोअर देखोगे, माइनस क्यू वाले में लोअर कितना है? 45-20 में छोटा कितना है? तो माइनस क्यू वालों से 20-20 घटा दोगे और प्लस क्यू में 20-20 जोड़ देंगे। ठीक है, माइनस दोनों क्यू वाले का लोअर, लोअर ऑफ माइनस क्यू इक्वल टू कितना आया? 20। इसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। कहां से? माइनस क्यू वाले से माइनस कर दोगे, प्लस क्यू वाले तो इसको हम लोग प्लस माइनस कर देते हैं। ठीक है, क्यू वाले में। तो अब वो प्लस माइनस करने के बाद एक नई पिक्चर बनानी पड़ेगी। फिर से बना रहे हैं भाई, मेहनत करनी पड़ती, बनाना पड़ता है बार बार। इन चारों को छोड़ के बाकी क्वांटिटी पहले भर ली जाए, तो बाकी में तो कोई छेड़छाड़ होगी नहीं। अब इनमें से दोनों में अगर हम 20-20 कम कर देंगे तो यहाँ कुछ बचेगा नहीं, यहाँ क्या आ जाएगा? 25। यहाँ 20 जोड़ दोगे 125, यहाँ कुछ है ही नहीं क्वांटिटी में। 18 नहीं, -2। कल भी बताया था -2 क्वांटिटी थोड़ी ना होता है, वो कोई क्वांटिटी नहीं है। तो यहाँ अपना 20 आ जाएगा, पिक्चर में कुछ है नहीं। यहाँ 20 जुड़ जाएगा 125, यहाँ से 20 कम हो गया 25, यहाँ से 20 कम हो गया गायब। और अल्टीमेटली 3 3 6 2 8 मतलब m+n-1 अभी भी क्या हो रहा है? फुलफिल हो रहा है। अब फिर से क्या करना पड़ेगा? u एंड v वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर से अगर यहाँ पे देखें तो m+n-1 इज इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ अलॉटेड सेल है, और है तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर से u और v वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी निकालना पड़ेगा। तो ये हमारा इम्प्रूव्ड वाला मैट्रिक्स बन गया है, और इम्प्रूव मैट्रिक्स में डीजेनरेसी टेस्ट पास हो गया है। अब चेक करना है क्या हमें? ऑप्टिमलिटी टेस्ट। यहीं पे ऑप्टिमलिटी टेस्ट करे दे रहे हैं। u1, हाँ बेटा, तो कल कल थी तुम क्लास में, तो कहीं एप्सिलॉन लिया था हमने, याद आया? कल कहाँ पास हुआ था? इंप्रूव करने के बाद फेल हो गया था नहीं? दोबारा देखना। नहीं, पहले एप्सिलॉन लेंगे फिर यू वैल्यू निकालेंगे। निकालेंगे तो है ही है, पहले एप्सिलॉन लेना पड़ता है। ठीक है, निकालने से बच नहीं पाओगे, पहले एप्सिलॉन लो और फिर निकालो, जैसा कल किया था हम लोगों ने। निकालना तो पड़ेगा ही पड़ेगा बेटा, ऐसे काम थोड़ी ना चलता है कहने नहीं निकालना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली 3 3 मतलब यही कुछ, या तो यहाँ 0 ले सकते हो या फिर नीचे वाले में 0 ले सकते हो, एज द केस में भी। यहाँ 0 ले लिया है तो यहाँ आ जाएगा 5, यानी कि 9। ठीक है, और इसके बाद अपना क्या हो जाएगा? कोई है यहाँ पे जिससे और वैल्यू निकल सकती हैं? ये निकल सकती है 6 माइनस माइनस का 5 11, 5 माइनस 11 माइनस का 6। ठीक है, और 3 माइनस माइनस का 6 यानी कि 9। इसके बाद इन गोलों की वैल्यू निकाली जाएगी। ये जो माइनस क्यू आता है ना, माइनस आता है, इसका मतलब है कि ये सेल अलॉट होना चाहिए था, लेकिन इन मेथड वैम में कुछ गड़बड़ी होगी, इस गड़बड़ी की वजह से वहां अलॉटमेंट आ नहीं पाता। तो उस गड़बड़ी को दूर करने का काम करता है ऑप्टिमलिटी टेस्ट।
समझ रहे हो? तो यहाँ इससे क्या होता है, ये करने के बाद यहाँ क्वांटिटी आ जाती है। इनका कहने मतलब ये वाला बेटर होगा इससे, ना मानो सवाल में देख लो, ये वाले बेटर प्रोवाइड कर रहे होंगे, यहाँ प्रॉफिट अल्टीमेटली क्या होगा, ज्यादा होगा। इससे देखो है ज्यादा कि नहीं है। 14 एक में ज्यादा प्रॉफिट है, 9 4 में 13 ही आएगा, और इनमें अगर एक एक क्वांटिटी बिक गई तो 15 आएंगे। इसलिए शिफ्टिंग पॉसिबल की जाती है और क्वांटिटी शिफ्ट करके ज्यादा पैसा कमाया जाता है, या कॉस्ट का मतलब होता है तो कॉस्ट कम खर्चा किया जाता है। तो अब बेटा हम लोग इनकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो आओ इनकी वैल्यू निकाल देते हैं। 9 6 3 5 6 माइनस का 1, और 9 में से माइनस करोगे माइनस का 1 तो प्लस का 10 हो जाएगा। 13 6 7 होता है, माइनस कर दोगे 2 बचेगा। 14 6 8 होता है, और यहाँ अल्टीमेटली क्या बचेगा, 6 बचेगा। 14 माइनस 5 यानी कि 5 आ जाएगा। ये हो गया 8 यानी कि 2 आ जाएगा, और ये हो गया तुम्हारा 4 यानी कि 1 आ जाएगा। ये हो गया 11 मतलब 4 आ जाएगा। ये हो गया 9 मतलब 2 आ जाएगा। ये हो गया 9 मतलब 4 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली कोई माइनस में नहीं आया है, तो सोल्यूशन क्या हो गया अपना, ऑप्टिमल हो गया है। सिंस ऑल डेटा आई से वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, हेंस सोल्यूशन इज ऑप्टिमम। और ऐसे में आप निकाल सकते हो क्या, प्रॉफिट, आपका मैक्सिमम टोटल प्रॉफिट कितना होगा। कितना हो रहा मोनम प्रॉफिट, सब गलत निकाल रहे हैं। इन क्वांटिटी को इनसे मल्टीप्लाई नहीं करना है, ओरिजिनल प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करना है। प्रॉफिट मैट्रिक्स में ये बहुत गड़बड़ होता है एग्जाम में, जल्दबाजी में यहां तक आने के बाद क्या सोचता है आदमी कि हो ही गया खत्म, जल्दी जल्दी करें निपटाएं, और इसमें हो जाता है काम लग जाता है। तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, ये तो लॉस है। क्वांटिटी यहां से देखो और प्रॉफिट ओरिजिनल सवाल से देखो जो तुमने बनाया था। तो 100 इंटू 9 करेंगे, ना कि 5, 100 नहीं 50। तो यहां लिखे दे रहे हैं जिससे तुम्हें कोई दुख दर्द ना आए बाद में। यहां पे होगा 11, समझ लो, यहां पे अगर देखोगे कितना मिलेगा, 11 मिलेगा। 14 से माइनस किए थे ना, तो वही मिल रहे हैं अल्टीमेटली। इसके बाद यहां अगर देखोगे तो यहाँ 9 होगा ओरिजिनल सवाल में, यहाँ 1 होगा ओरिजिनल सवाल में, यहाँ 0 होगा ओरिजिनल में, यहाँ 8 होगा, यहाँ 10 होगा, और यहाँ 14 होगा। तो जो ओरिजिनल प्रॉफिट मैट्रिक्स बनाया था वहां से आप प्रॉफिट मल्टीप्लाई करके लिखोगे 3170। तो 3170 का मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो जो बुक में इसका सोल्यूशन दे रखा है उसमें अमाउंट नहीं लिखे, लेकिन यहाँ बताया गया कहाँ कहाँ कितनी क्वांटिटी आप डालोगे। यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो कि प्लांट 1 में नॉर्दर्न रीजन में जाना चाहिए 50। तो प्लांट 1, ये प्लांट 1 था, ये प्लांट 2 था, ये प्लांट 3 था, ये था नॉर्दर्न रीजन, ये था साउथर्न रीजन। ठीक है, और पता नहीं कौन कौन से रीजन थे, ये था वेस्टर्न रीजन, ये था ईस्टर्न रीजन, ये था आपका कैपिटल सिटी, और ये था डी फॉर डमी। ठीक है, तो यहां से आप मिला सकते हो कि इसमें नॉर्थन में जाएगा और साउथन में जाएगा 50-100। तो वही गया, प्लांट 1 का नॉर्दर्न में गया, साउथन में गया। प्लांट 2 की बात करें तो ईस्टर्न में 25 और कैपिटल सिटी में 125। प्लांट 2 में ईस्टर्न में 25 और कैपिटल सिटी में 125। डमी का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए को आंसर में लोग लिखते नहीं। इसमें नॉर्दर्न, वेस्टर्न और ईस्टर्न में 30 75 और 20 गया होगा, तो ये 30 75 और 20 गया। तो आपका इससे आंसर क्या हो रहा, सारा वेरीफाई हो रहा है करके। ठीक है, एग्जाम में निकाल के बताना पड़ेगा कितना हमारा प्रॉफिट आया, वही मेन आंसर होता है, एग्जामिनर उसी से चेक करेगा आपका। समझ गए बेटा? तो इस तरीके से लगाया जाएगा, इस तरीके से किया जाता है। अब यहाँ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हमने डाले थे जिससे आप पूरा फ्रेमवर्क अपना बना पाओ। बाकी जो फाइनल के हैं, इंटर में सब पढ़ ही चुके हैं, इंटर में सवाल लगा ही चुके हैं खूब सारे। जो इंटर के हैं वो यहाँ सीख रहे हैं,
और सवाल और लगाएंगे अभी इंटर में वो लोग, ठीक है। जिनसे तो उनका फ्रेमवर्क बना है कि हाँ तरह तरह विभिन्न प्रकार के सवाल लगा पा रहे हैं। अब इंटर वाले 10 सवाल कम से कम और लगाएंगे इन सबके प्रैक्टिस के लिए, लेकिन सीखने वाला सारा काम यहाँ सीख चुके हैं। तो प्रैक्टिस के लिए और सवाल लगा सकते हैं, लेकिन सिखाने वाला काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा हमारा। तो ये देखो भैया क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा सुंदर सा सवाल लिखा हुआ है। एक बार सवाल पढ़ लो। इसकी टेबल बनाना आसान नहीं है, मतलब समझना आसान नहीं है, ठीक है। टेबल एक बार ड्राफ्ट हो गई तो फिर सवाल लग जाएगा। तो एक बार सवाल पढ़ लो तो फिर समझा पाए, तो बनवा पाए तुम्हें टेबल सेबल। और टेबल सेबल बनवाने के बाद फिर आगे काम तुमको स्वयं करना है घर पे। टेबल हम बनवा देते हैं। प्रॉब्लम देखो बैलेंस है कि नहीं है पहले। बैलेंस तो कस्टमर लाना पड़ेगा डमी में या प्लांट लाना पड़ेगा? एक डमी प्लांट लेना पड़ेगा या डमी कस्टमर? तो कस्टमर में डमी ले लेंगे, ठीक है। फिर सवाल में देखो तो देखो इधर इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो अभी सवाल लगा है उसी के जैसा है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे रखा है और इन कस्टमर का सेलिंग प्राइस दे रखा है, और यहाँ यहाँ है इनकी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो जब सेलिंग प्राइस आपको मिलता है, खर्चे पर्चे मिलते हैं, तो प्रॉफिट निकाल के अपना काम करेंगे। और प्रॉफिट अब निकाल सकते हो क्योंकि पिछले सवाल में सीख चुके हो ना, तो अब यहाँ प्रॉफिट क्या कर सकते हैं हम लोग, बना सकते हैं। एक बार चलो प्रॉफिट के टेबल ड्राफ्ट करो आप। यहाँ एक डमी आ जाएगा और हमें इन जगहों के प्रॉफिट तुम्हें बताने कि क्या क्या आएंगे। ठीक है, प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताओ कितना प्रॉफिट आएगा। कस्टमर ए प्लांट M1 में कस्टमर ए का सेलिंग प्राइस 4400 रुपए है। इसका सेलिंग प्राइस 4400 है। इसका सेलिंग प्राइस कितना है, 4700 है। और प्लांट 1 2 3 में जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही है इसकी कॉस्ट 1500 है, इसकी कॉस्ट 1600 है, इसकी कॉस्ट 1700 है। तो 4400 माइनस 1500 माइनस 1000, 1900। तो रुक जरा इधर लिखते भी जाते हैं तो तुम लोग बताते भी जाओगे, हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी। तो टेबल यहां बनवाए दे रहे हैं, मैट्रिक्स शोइंग प्रॉफिट्स पर यूनिट, ठीक है। मैट्रिक्स शोइंग प्रॉफिट पर यूनिट। इधर आ जाएंगे कस्टमर ए, बी और डमी कस्टमर, ठीक है। इधर आ जाएगा प्लांट M1, M2 और M3। ये मैट्रिक्स बनाने के बाद इसके आगे का सवाल तुम्हें स्वयं घर में लगाना है, जैसा पिछला सवाल हमने कराया है। आंसर फाइनल लिख देंगे तो अपना लगा के लाना है। यहां का प्रॉफिट तुमने कितना बताया है, फिर यहां का बताना, ऐसे नीचे नीचे करके बताना। और ये वाले प्रॉफिट तो हम बताएंगे। तो 4700 माइनस 3000, 1700। फिर 4400 माइनस 1600 माइनस 2000, मतलब 800। 4700 माइनस 3000 माइनस 1600 मतलब 100। 4400 माइनस 1700 माइनस 1500 1200। और इसी तरीके से यहाँ 500 आ जाएगा। 4700 माइनस 1700 माइनस 2500, ठीक है। कस्टमर ए 3600 और 3500, ये है 3500, ये है कितना 3600। और इधर जो आपकी ये है भैया 2000, 3000 और 4000। तो अपन लोग को डमी लेना पड़ जाएगा कितने का, तो इसके आगे का तरीका अभी सवाल कराया तो है ये वाला 5वां, समझ लो। तो
तो उससे मिलता जुलता ही सवाल है तीसरा वाला, जिसको आप घर में क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। ठीक है, और इसको जब लगाओगे, फाइनली सॉल्व करोगे, तो अल्टीमेटली जो उसका आंसर आ रहा है वो 79,600 आ रहा है। कितना आ रहा है, 79,600 आ रहा है। तो घर पे लगाना है और ये निकाल के देखना है कि भाई इतना आया कि नहीं आया। ठीक है, आ जाएगा तो बहुत अच्छा है। इस सवाल में एक छोटा सा मिसप्रिंट भी है, इसको अवॉइड कर देना, ऐसे काट देना कि ये है दुनिया में। केवल बस यहाँ सवाल है फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन यूजिंग ट्रांसपोर्टेशन एल्गोरिथम। ठीक है, ये नहीं है, कहाँ से है, केवल ये वाला है कि ट्रांसपोर्टेशन से आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है बस। कर पाओगे बेटा? तो इसको होमवर्क में करना है ट्राई। इस सवाल करने के बाद स्कैनर हो गया आप लोग के पास, स्कैनर्स के सवाल लगा लेना। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के इस चैप्टर के जो सवाल मिले उनके सवाल लगा लेना।